प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी को आज लेकर चलता हूं कक्षा 12वीं के हिंदी के काव्य खंड में, जिसका प्रथम अध्याय है आत्म परिचय, जिसके कवि हैं या रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। यह हरिवंश राय बच्चन की छाया छवि है। अब हम अध्ययन करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में, सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है मधुशाला, ये 1935 में प्रकाशित हुई। मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई। मधुकलश ये भी 1938 में प्रकाशित हुई। और निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। कौन कौन से 4 खंड हैं? ये इनकी क्या है? आत्मकथा है जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। कौन सी? पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड है बसेरे से दूर, और चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा है 4 खंड में। फिर इनके पास इनकी रचना है हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। ये बेटा इनके अनुवादित ग्रंथ हैं जो अन्य भाषा से हिंदी में अनुवादित किए। प्रवासी की डायरी, ये इन्होंने डायरी लिखी। और इनका पूरा वांग्मय यानी पूरी रचना जो शिल्प है, पूरी रचनाएं जो हैं वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से क्या है? बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। इन्होंने इनका जो निधन है ना वो सन 2003 में मुंबई में हुआ। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। इन्होंने एक रचना लिखी थी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत प्यारी रचना थी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही पथिक एक तरह से है ना, बाट की पहचान कर ले। 1942 से लेकर और 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। प्राध्यापक को अंग्रेजी में हम रीडर कहते हैं। रीडर पद पर इन्होंने क्या किया? वहां पर कार्य किया। और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से ये क्या रहे? संबद्ध रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध भी रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में रहे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में इन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया, यानी दुभाषिया के रूप में कार्य किया था। वहां पर ट्रांसलेटर, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलेटर, तो इन्होंने ट्रांसलेटर के रूप में कार्य किया, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। मूलतः ये अंग्रेजी पढ़ाते थे बेटा। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध और विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। दोनों महायुद्धों के बीच जो मध्य वर्ग था ना, उस मध्य वर्ग के विक्षुब्ध एक तरह से कहें दुखी, पागल जैसा हो जाता है ना, और विकल माने व्याकुल, परेशान, है ना। तो विक्षुब्ध माने एक तरह से पागल अवस्था में पहुंच जाना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना मेंटली, और विकल माने व्याकुल होना। इस मन को बच्चन जी ने क्या दिया? अपनी वाणी का वरदान दिया। अपनी वाणी से उनको शीतलता प्रदान की। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के स्थान पर सीधी सादी जीवंत भाषा, सीधी सादी कैसी? लाक्षणिक वक्रता के स्थान पर सीधी सादी जीवंत भाषा। लाक्षणिक वक्रता यानी लक्षणों के आधार पर घुमा फिरा के बात को कहना, टेढ़े तीखे कहना। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, और उसमें आप लाक्षणिक वक्रता दे रहे हैं, तो लक्षणों के आधार पे, जैसे
हमने कह दिया अरे भाई वो लड़का क्या है, शेर है। अब लड़का है तो शेर थोड़ी हो सकता है। आप बात को घुमा के कह रहे हो, सीधे सीधे कह दो कि साहसी है। आप शेर कह के उसके लक्षणों के आधार पर सामने वाला अर्थ निकाले। सामने वाले से कह रहे हो कि आप तो लक्ष्मी जी की असवारी हो। भाई साहब आपका क्या कहना, आप तो लक्ष्मी की असवारी हो। अरे उसे सीधे कह दो कि भाई तुम लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू, तो आप उल्लू हो, मतलब मूर्ख हो। अब इतना नहीं कहा, हमने बात को घुमा दिया, तो ये लाक्षणिक वक्रता है। तो उन्होंने क्या किया, छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के स्थान पर सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली, संवेदनसिक्त इमोशनफुल, है ना, जो इमोशन से, भावों से, संवेदनाओं से फुल एंड फिल थी, संवेदनसिक्त गेय शैली जिसको गाया जा सकता है, गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहां कविता बनकर प्रकट हुई। व्यक्तिगत जीवन में, मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई घटना घट रही है, उस घटना से मुझे जो सहज अनुभूति हुई, जो सहज मतलब स्वाभाविक रूप से मैंने जो अनुभव किया, और उस अनुभव को लोगों के सामने कविता के रूप में पूरी ईमानदारी से, कोई उसमें मैंने छुपाव नहीं किया, दुराव नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, जो मैंने अनुभव किया, जो महसूस किया, वही मैंने लोगों को लिख दिया, कविता के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो यही कविता के रूप में, है ना, ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहां कविता बनकर प्रकट हुई। अर्थात बच्चन की कविता क्या है, उनकी सहज अनुभूति है, उनके व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति है, स्वाभाविक अनुभूतियां हैं। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यह विलक्षणता क्या है, हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है, एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मध्ययुगीन फारसी भाषा के कवि थे कौन, उमर खयाम। और उनकी कविता में जो एक मस्ती थी ना, एक मस्तानापन था, एक सूफियाना मस्ती थी, वही सूफियाना मस्ती हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, शुरुआती कविताओं में, खास तौर से मधुशाला में, खास तौर से कहां, मधुशाला में, मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। आपको पता है इसी मधुशाला नामक कृति के कारण हरिवंश राय बच्चन जी को एक विशेष ख्याति प्राप्त हुई। कविता कर्म तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन मधुशाला ने उनको हिंदी साहित्य गगन के दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित किया, दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित किया, एक पहचान दिलाई मधुशाला ने। उनकी मधुशाला नामक कृति इतनी फेमस हुई, ठीक है। उन्होंने इस दुनिया में एक सिद्धांत दिया, हालावाद का सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, हालावाद का सिद्धांत कहते हैं। हर चीज का हाला, हाला माने शराब, हाला माने मदिरा, ठीक है। मधुशाला, मधु माने शराब, शाला माने स्थान, वह स्थान जहां मदिरा पी जाती है। तो उन्होंने एक स्थान पर जैसे कहा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, बैर मिटाती मधुशाला। भाई ये मंदिर मस्जिद तो झगड़ा कराते हैं और मधुशाला बैर को मिटा देती है, क्योंकि देखिए एक ही प्याले से चार लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के पी जाते हैं, तो वहां कोई छुआछूत नहीं होती, तो इसलिए प्रेम फैलाने का कार्य करती है। तो लोगों ने सोचा कि वो हर समस्या को सुलझाने के लिए मधुशाला, हाला, शराब की बात करते हैं, तो उनका सिद्धांत कहलाया हालावाद। कुछ लोगों ने उंगली उठा दी कि भाई ये तो शराब पीने पिलाने के लिए प्रेरित कर रहा है कवि। तो मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी कायस्थ थे और उन्होंने कभी अपने जीवन काल में मदिरा को हाथ नहीं लगाया। उनकी मदिरा ही कुछ अलग प्रजाति की थी, उनकी मधुशाला कुछ और थी, उनका प्याला कुछ और था, उनकी साकी कोई और था। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, और मधुर भावनाओं के अंगूरों से मैंने ये प्रेम रूपी मधु निकाला है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, ये देखिए उन्होंने बताया है, जीवन क्या है, एक तरह का मधु कलश है जिसमें शराब भरी हुई है, यानी प्रेम भरा हुआ है। जब तक हम जिंदे हैं तभी तक प्रेम भरा हुआ है। तो प्रेम रूपी मधु के लिए जीवन एक मधु कलश है और यह दुनिया एक मधुशाला है। और कल्पना क्या है, साकी, पिलाने वाली। आप जितना प्रेम कल्पना करेंगे उतना ही प्रेम झलकेगा। तो कल्पना कौन है, साकी है, पिलाने वाली है। और कविता, कविता स्वयं क्या है, वह प्याला है
जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। ठीक है, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का एक घूंट भरें। अर्थात आप कविता को पूरे आनंद, पूरी मस्ती के साथ सुने तो आप समझेंगे कि आपने जीवन का एक क्षण जिया। कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली यानी सूफियों वाली, संतों वाली, साधुओं वाली बेख्याली यानी निश्चिंतता। बेख्याली सूफियाना यानी साधुओं वाली सी बेख्याली माने निश्चिंतता आपके मन पे छा जाएगी। क्या होगा? मन पर छा जाएगी और एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। अगर आप किसी एक वस्तु, एक पदार्थ, एक तत्व, एक भगवान, एक व्यक्ति से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, तो क्या होगा? जब आप कविता का एक घूंट पी लेंगे तो क्या होगा? आप पर सूफियाना मस्ती छा जाएगी, आप साधु बन जाएंगे। एक तरह से साधुओं वाली मस्ती आ जाएगी, अल्लड़पन आ जाएगा, बेफिक्राना, बेपरवाह वाली मस्ती आ जाएगी, बेख्याली, किसी का कोई ख्याल नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। और तब जब मन पर ऐसी मस्ती छा जाएगी तो आपका एक के बहाने दुनिया के प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक जीव से, प्रत्येक पदार्थ से क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। अर्थात अपना, तेरी, मैं, मेरा, ये भेद सारे मिट जाएंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा। काफूर हो जाने का मतलब क्या होता है? गायब हो जाएगा। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावादी दर्शन मैं ऊपर बता चुका हूं, जहां हर समस्या का समाधान हाला से, हाला माने शराब, वाद ही यानी विचार, शराब ही दर्शन वो विचार है जिसमें हाला का ही उन्होंने सिद्धांत दिया है ना? हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, प्रारंभिक कविताएं तो नहीं, बाद में जो लिखी गई, युगबोध, युग का बोध कराती हैं, है ना? उनका सही से अभी तक क्या नहीं हुआ? मूल्यांकन नहीं हो पाया। उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है, पूर्ण रूपेण उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, लोग उन्हें कवि के रूप में बहुत ज्यादा जानते हैं, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि लिखे। और सबसे मजे की बात, इन सबके साथ साथ उन्होंने एक बेहतरीन आत्मकथा लिखी है ना? एक बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली, कौन सी शैली? प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। ईमानदार आत्मस्वीकृति, उन्होंने क्या लिखा? लोग उन्हें कवि के रूप में जानते हैं, बहुत बड़े कवि है, लेकिन मैं आपको बता दूं कवि होने के साथ साथ उन्होंने कहानी भी लिखी। बहुत अच्छे लेखक भी है, बहुत अच्छे लेखक। उन्होंने कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, डायरी भी लिखी। प्रवासी की डायरी आपने पढ़ा था, है ना? नाटक आपने मैकबेथ, हेमलेट, जनगीता हिंदी में अनुवाद किए। तो डायरी भी लिखी, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखी, आत्मकथा जो अभी अभी हमने बताया आपको 4 खंडों में, जीवन परिचय में अभी हमने पीछे पढ़ा उनकी रचनाओं में, 4 खंडों में उन्होंने आत्मकथा लिखी अपनी। कौन कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी थी नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा खंड कौन सा है? बसेरे से दूर। और चौथा खंड कौन सा है? चौथा खंड 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंडों में उन्होंने आत्मकथा लिखी। ये कह रहे हैं कि आत्मकथा में उन्होंने ईमानदार आत्मस्वीकृति, मैंने कुछ गलत किया है वो भी, और मैंने कुछ अच्छा किया है वह भी, सब कुछ ईमानदारी से लिख देना, लोगों को बताना, ये बहुत बड़े जज्बे की बात होती है। लेकिन उन्होंने आत्मस्वीकृति, अपने बारे में जो कुछ भी सही था सही और गलत है गलत, उसको पूरी ईमानदारी के साथ आत्मकथा में लिखा। और प्रांजल शैली, बड़ी कोमल तरीके में, कोमल मधुर भाषा में लिखा। तो इसके कारण आज भी वह लोगों में लोकप्रिय बनी हुई है, पठनीय यानी पढ़ने योग्य बनी हुई है। यहां हम उनकी कविता आत्म परिचय तथा एक गीत संग्रह है निशा निमंत्रण, उसका एक गीत ले रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो 2 शीर्षकों का हम अध्ययन करेंगे आज पहले पाठ में। पहला शीर्षक होगा आत्म परिचय कविता का,
और दूसरा उनका निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो दिया जा रहा है यहां पे, उनका हम यहां पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पाठ के सारांश के बारे में जान लें कि अपने को, आत्म परिचय के बारे में, आत्म परिचय का सारांश, मूल भाव देख लेते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। हम दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें ये कमी है, उसमें वो अच्छाई है, वो ऐसा है, लेकिन रियलिटी में बताइए, क्या अपने को हम जान पाए हैं? हम कौन है, हमारी क्षमताएं क्या है, हमें कमियां क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम में से बहुत तेरे लोग यहां बैठे हुए हैं जो खुद को नहीं जानते, जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जिन्हें खुद की क्षमताओं का ज्ञान नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। आपको ध्यान हो तो रामायण में एक रामचरितमानस, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब सीता जी की खोज लगाने के लिए बानर इधर उधर भटक रहे हैं, रीछ बानर सभी घूम रहे हैं, तो वहां पर गिद्धराज जटायु का एक भाई था संपाति, तो जिसके पास वो पहुंचते हैं और वो बताता है कि भाई मैं अपनी गिद्ध दृष्टि से उन्हें देख के बता सकता हूं कि लंका में बैठी हुई है सीता, लेकिन उसे देखने कौन जाएगा? लंका के दुर्ग में बैठी हुई है एक पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका है, कौन सी है मुझे नहीं पता, पर वो जंगल है, वहां उस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है। तो उसकी खोज लगाने कौन जाए? तो बात आई अंगद भाई तुम चले जाओ, सेनापति हो। सबसे पहले बात आई तो जामवान ने कहा कि मैं अपनी युवा अवस्था में, है ना, एक क्षण में, मतलब मैं इतना तेजवान था कि पृथ्वी के चक्कर लगा दिया करता था, एक घड़ी में पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर दिया करता था, 7 प्रदक्षिणा एक घड़ी में। उन्होंने कहा ठीक है यार, 1 घंटी लगभग, 1 घड़ी मतलब 1.5 घंटे के लगभग। तो बोले मैं इतना वेग था मुझमें कि 1 घड़ी में पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा परिक्रमा कर दिया करता था। पर भाई अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे जाऊं? सबसे बात हो रही थी तो अंगद से कहा, अंगद भाई तुम सेनापति हो वानर सेना के, युवराज भी हो, तो आप चले जाओ। अंगद बोला कि चला तो मैं जाऊंगा, पर संशय मोए फिरती बारा, लेकिन मुझे लौटने में अपने आप पर संशय हो रहा है, मैं कैसे लौट के आऊंगा? जा तो सकता हूं पर लौटने में मुझे कुछ संशय है। कोई नहीं बोला, हनुमान जी भी थे वहां पर उस दल में, हनुमान जी चुप बैठे हुए थे। तब जामवान ने हनुमान जी से कहा कि काच प्रसाद रहे बलवाना, तुम हो बल बुद्धि विज्ञान निधाना, तुम क्यों चुप बैठे हुए हो? तुम तो बल के, बुद्धि के और विज्ञान के निधान हो। हनुमान को खुद को नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं। जैसे जामवान ने उनको टच किया, उनको बताया कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तो बोलो क्या है, उस विशाल समुद्र को पार करके चले गए और लंका में। आपने आगे सारी कहानी पढ़ रखी है। तो मतलब हमको हमारी क्षमताओं के बारे में, खुद के बारे में नहीं पता। तो अपने को जानना दुनिया के जानने से ज्यादा कठिन है कि हम कौन है, हम क्यों आए, हमारा काम क्या है, हमारी क्षमताएं क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसका हमको ज्ञान नहीं है। तो यहां आत्म परिचय शीर्षक में बात कर रहे हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है भाई। जब हम समाज में रह रहे हैं तो कहीं किसी से गरमाई में भी बात होगी, कहीं किसी से नरमाई में भी बात होगी, कहीं प्रेम से भी बात होगी, कहीं झगड़ा भी हो जाएगा, तो कभी क्रोध आएगा तो कभी प्रेम आएगा। यह प्रीति कलह का, झगड़ा और प्रेम का संबंध तो रहेगा जब समाज में रह रहे हैं। तो समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। पूरी तरह निरपेक्ष यानी इस संसार से हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। जब इस दुनिया में रह रहा हूं, मैं कहूं इस संसार से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्या रह सकता है? क्या रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। समाज से कुछ तो संबंध रहेगा मेरा। अगर मैं समाज में जीवित रहना चाहता हूं, समाज में रहना चाहता हूं, मतलब मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूं मैं, तो मेरा कुछ तो संबंध रहेगा, कुछ तो रहेगा। ग्राहक का रहेगा, बेचक का रहेगा, शत्रु का रहेगा, कोई संबंध तो रहेगा। निरपेक्ष तो हम नहीं रह सकते। हम भोजन जुटाने जाएंगे, कुछ लेने जाएंगे तो दुकानदार से लेना पड़ेगा, बोला मेरा कोई संबंध नहीं, मैं नहीं लूंगा, तो कैसे काम चल जाएगा? आटा पिसाना पड़ेगा, चक्की वाले से कुछ तो संबंध रखना पड़ेगा। संबंध तो है, ग्राहक का संबंध है। अब कोई संबंध मत रखो पर ग्राहक का संबंध तो है। आप कभी खेती करेंगे, सामान को बेचने जाएंगे तो कुछ तो संबंध है ना आपका। किसान तो हैं आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो संबंध है ना आपका। आजीविका चलाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो संबंध है कि नहीं हमारा? बताओ। तो हमारा इस दुनिया से कटकर रहना, दुनिया से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव ही नहीं है। कोई ना कोई तो संबंध रहता है, तो कभी खट्टा रहता है, कभी मीठा रहता है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे,
चाहे वो हमें व्यंग बाण से बेध दे, कितना भी हम पर व्यंग कर ले, चाहे शासन के माध्यम से चाहे प्रशासन के माध्यम से, हमको चाहे जितना कष्ट दे, पर भाई दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी तो नहीं सकता। क्या संभव है? चाहे हमको कितने भी कष्ट दे दिए जाए, पर क्या दुनिया से कटकर रहना संभव है? नहीं। दुनिया से कटकर रहना, दुनिया से अलग रहना, दुनिया से निरपेक्ष रहना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स माने, उत्स माने क्या होता है? स्रोत। उत्स माने क्या होता है? स्रोत। अपनी पहचान का, अपनी अस्मिता का उत्स, अस्मिता माने इज्जत, अपनी पहचान का जो उत्स है ना, अपना मान सम्मान, अपनी पहचान का जो स्रोत है, उसका परिवेश ही होता है, उसका परिवेश ही उसकी अपनी दुनिया होता है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया होता है। इसी से हम इससे अलग नहीं रह सकते। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता है। कौन? कवि हरिवंश राय बच्चन। आत्मपरिचय शीर्षक का मूल संवेदना चल रहा है कि कवि इसमें बता रहा है कि भाई हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते, दुनिया से पूर्णतः निरपेक्ष रहना या दुनिया से कटकर रहना हमारे लिए संभव ही नहीं है। चाहे दुनिया से हमारा जो संबंध है ना, वो खट्टा मीठा है, प्रीति कलह का संबंध है, कभी प्रेम होगा कभी झगड़ा होगा, है ना। चाहे दुनिया हमें व्यंग बाणों से भेद दे, शासन और प्रशासन से चाहे कितना भी कष्ट दे ले, लेकिन हम इस अपने समाज से, इस दुनिया से हम अलग नहीं रह सकते। दुनिया कौन है? दुनिया कौन है? इस दुनिया से हम अलग क्यों नहीं रह सकते? क्यों? कि अपनी अस्मिता और अपनी पहचान का उत्स और अपना ये जो परिवेश है ना, जहां हम बैठे हुए हैं, जहां हम रह रहे हैं, यही तो हमारी दुनिया है और इससे हम कट के रह ही नहीं सकते। तो अपने परिचय देते हुए, स्वयं का परिचय देते हुए, और वह इस दुनिया से, समाज से, संसार से अपने द्विधात्मक दो प्रकार की धारणाएं लेके चलना, दो प्रकार के संबंध, और द्वंद्वात्मक झगड़े वाले द्वंद्वात्मक संबंधों का, दो प्रकार के संबंध हैं। झगड़ा भी होता है, प्रीति कलह भी होती है। प्रीति और कलह के द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित, मर्म माने भाव, उद्घाटित प्रकट करता हुआ चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में अगर हम कहें तो वह यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। दुनिया से मेरा संबंध क्या है? प्रीति कलह का है, प्रेम का और झगड़े का, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा और जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम होगा। ठीक है, तो प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद। देखिए, विरुद्धों का सामंजस्य, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, ये विरुद्धों का सामंजस्य। उन्माद माने जोश और अवसाद माने मानसिक पीड़ा। तो क्या लोग मानसिक रूप से जब हम परेशान होते हैं तो क्या हम जोश से परिपूरित होते हैं? नहीं। या जोश से जब परिपूरित होते हैं तो क्या मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं? नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं होते ना। लेकिन यहां कवि क्या कह रहा है? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। आगे हम पढ़ेंगे, उन्मादों में अवसाद। तो ये क्या है? विरुद्धों का सामंजस्य, जोश और मानसिक पीड़ा दोनों एक साथ ये सामंजस्य बिठाया है। रोदन में राग, रोदन माने रोना, चिल्लाना, बहुत तेज पीड़ा को व्यक्त करने का तरीका, रोदन, रोना। और राग, राग माने संगीत, राग माने प्रेम। तो जहां रो रहा है वहां संगीत कैसे निकल सकता है? वहां प्रेम कैसे हो सकता है? लेकिन रोदन में वो राग लेके भी है ना। तो यहां विरुद्धों का सामंजस्य हमें देखने को मिल रहा है। शीतल वाणी में आग, एक और देखिए, ये विरुद्धों का विरोधाभासी या विरोधाभास मूलक सामंजस्य है। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते विरुद्धों का, शीतल वाणी में आग, वाणी शीतल है तो आग कैसे होगी? और आग अगर किसी चीज में रख दी गई तो वो शीतल कैसे होगी? है ना। तो इन विरुद्धों का भी विरोधाभास मूलक, एक दूसरे का विरोध का आभास जिसके मूल में छुपा हुआ है, इस सामंजस्य को साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है ना। वो सारी विरोधाभास मूलकों के माध्यम से, है ना, उस सामंजस्य को साधते साधते
कवि में वह बेखुदी आ गई है, वो मस्ती, वो दीवानगी, वो व्यक्तित्व में उतर आई है कि क्या कह रहा है कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजर रहे हैं लेकिन हम खरीदार नहीं। आपका अगला एक चैप्टर हम उधर पढ़ाएंगे गद्य में, तो बाजार दर्शन उसमें यही है, बाजार से गुजर रहे लेकिन बाजार की वस्तुएं और उसका आकर्षण अगर आपके मन को नहीं खींच रहा है, आप केवल अपनी आवश्यकता की वस्तु लेने जा रहे हैं, तो यही मुद्दा पैदा होता है, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। बाजार की ये जो चीजें हमारी आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आती, वो हमें आकृष्ट नहीं कर पाती। वही ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में तो हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। तलबगार मतलब आदि नहीं हूं, जो चीजें मेरे पास हैं मैं उनसे खुश हूं, नहीं है तो चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। कुछ कहने का, ऐसा ही कुछ कहने का ठस्सा, मादा, हिम्मत पैदा हुई है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर, छायावाद के बाद के गीति काव्य का प्राण है। गीति काव्य कहते हैं बेटा जिसको गाया जा सकता है, वह काव्य जो गीत मन गाया जा सकता है, ठीक है ना। और छायावाद उत्तर, छायावाद के बाद के जो गीत काव्य का क्या है, प्राण है। किसी असंभव आदर्श, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूटोपिया, की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं रखा इन्होंने। प्रीति कलह का यही वितान, वितान माने विस्तार, और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। प्रीति कलह का यह वितान, वितान माने विस्तार, वितान माने विस्तार, ठीक है। और विरोधाभास का यह विग्रह है, विरोधाभास विशेष, कहीं शीतल वाणी में आग, कहीं निजरोदन में राग, यही इनका क्या करता है, किसी टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से इनको क्या करता है, लहालोट यानी परिपूर्ण रखता है, सराबोर रखता है। अगला जो इनका एक और शीर्षक है, निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत, मैंने बताया था दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग यानी विशेषकर मनुष्य, प्राणी वर्ग मतलब विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक, काव्यात्मक मतलब काव्यात्मक ढंग से, साहित्य के ढंग से ये कोशिश है, ठीक है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुहन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। देखिए इन्होंने कहा सर्वानुभूत बिंबों के जरिए, बहुत ही सरल और सर्वानुभूत, सबको जो अनुभूत होते हैं, जो सबको जानते हैं, सर्वानुभूत जो सब अनुभूत करते हैं, उसको फील करते हैं, उन बिंबों के माध्यम से, उन प्रतीकों के माध्यम से किसी अगोचर सत्य को, जिसको इंद्रियों के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे सत्य की रूहानी रोमांटिक छुहन को, रोमांटिक छुहन, स्पर्श, टच, रोमांटिक टच को क्या कराता है, महसूस करा देता है, फील करा देता है ना। ये उनकी एक अलग विशेषता है। यह गीत उसका क्या है, एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, ठीक है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन, कि कोई, जैसे मान के चलो हमें पता चले कि हमारे पिताजी हमसे मिलने आ रहे हैं, हम कहीं बहुत दूर रहते हैं, पिताजी माताजी से दूर, और हमें पता चल जाए कि हमारे पिताजी हमसे मिलने आए हैं या मिलने वाले हैं अब अगले क्षण, और हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, तो क्या आराम आराम से जाएंगे? बताइए, क्या आराम आराम से जाएंगे? नहीं, तो हम तेजी से चलेंगे, है ना। तो यह पग में क्या है, एक गति भर देता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। हमें मान के चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हम पढ़ाई कर रहे हैं
और हमारा टेस्ट हुआ या एग्जाम हुआ कोई भी, और एग्जाम कंडक्ट होने पर उस पढ़ाई में हमको लगा कि हमारे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए और लास्ट का पेपर रह गया, या हमें यह लग रहा है कि हमारे सारे पेपर तो बहुत अच्छे हो गए और अगर हम लास्ट का पेपर नहीं पढ़े बढ़िया तरीके से तो हम सबसे पीछे हो सकते हैं। तो हम अगले पेपर को पढ़ने के लिए अब तक के पढ़े गए सारे पेपरों के कारण जो हुई थकान उसको भी भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते, और उसके लिए पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश है आज और जग लेते हैं और कल तो भाई साहब सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का पेपर सही हो जाना चाहिए जैसे पिछले वाले हुए हैं। 100 in 100 मार्क्स आने के चांस है, 100 in 99 आने के चांस है, तो भाई साहब ये नहीं बिगड़ना चाहिए वरना अपन पीछे हो जाएंगे। तो अब तक की जो थकान है ना उसको भी अपन भूलकर पहले से भी ज्यादा तेज गति से अपने प्रयासों की गति में चंचलता ले आते हैं, ये होता है। ठीक है, और गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अगर हम करें कि भाई समय लगातार ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये क्या दे रहा है, ये एक प्रतीक है कि समय निरंतर गुजर रहा है। समय क्या है, निरंतर गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा समय निरंतर गुजर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करें कि अपने लक्ष्य में खो जाएं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुट जाएं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा ये हमारे अंदर पैदा करता है। कौन? गीत। अब हम पढ़ते हैं यहां पर अपना शीर्षक आत्म परिचय और उसका पहली पंक्ति है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, जिसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि सूफियाना मस्ती के कवि एवं हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है कि अपनी दिवंगता प्रियतमा पत्नी के विरह की वेदना के कारण उनका जीवन भार स्वरूप हो गया है। देखिए, जब हमारे पास हमारा कोई अपना चला जाए या हमारा हृदय विक्षुब्ध हो जाए, टूट जाए, विकल हो जाए, तो हमें लगता है कि यह जीवन भी क्या है, एक भार है। हे प्रभु, अब तो इस जीवन से मुक्त कर दे। तो कह रहे हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। इसके साथ ही उन्हें यह जीवन भार स्वरूप लग रहा है, साथ ही वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास इस अपने जीवन की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, मैं अपने जीवन की उन समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर रहा हूं। ठीक है, अगली पंक्ति है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि देखो मेरे लिए जीवन भले ही भार स्वरूप हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं क्या करता हूं, संसार के प्राणी मात्र के प्रति हृदय को प्रेम भाव से आपूरित कर अपने सांसारिक जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों का समुचित ढंग से क्या करता हूं, निर्वाह करता हूं, समुचित ढंग से निर्वहन करता हूं। देखिए, मेरे जीवन में मेरे लिए जीवन क्या हो गया है, भार स्वरूप हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रियतमा के विरह में डूबे होने के बावजूद भी, ये जीवन जब मेरे लिए भार स्वरूप हो गया पत्नी के चले जाने के बाद भी, लेकिन फिर भी मेरा क्या है, मैं संसार के प्राणी मात्र के प्रति अपने हृदय को प्रेम भाव से आपूरित कर अपने सांसारिक जीवन के जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनका समुचित ढंग से निर्वाह करता हूं। मान के चलो मैं किसी का गुरु हूं तो शिष्य के प्रति गुरु के जो कर्तव्य होते हैं मैं उनका समुचित ढंग से निर्वाह कर रहा हूं। मैं किसी का भाई हूं तो बहन के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं मैं उनका समुचित ढंग से निर्वाह कर रहा हूं। मैं किसी देश का नागरिक हूं, उस देश के नागरिक होने के नाते मेरे उसके प्रति जो कर्तव्य है मैं उनका समुचित ढंग से निर्वाह कर रहा हूं। तो मैं निर्वाह कर रहा हूं। अगली लाइन कह रही है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। इसका अर्थ है, इसी प्रकार वे आगे कहते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति अर्थात मेरी दिवंगता प्रियतमा पत्नी जैसे ही मेरी जीवन रूपी वीणा के सांस रूपी दो तारों को क्या करती है, अपने
स्नेहपूर्ण स्पर्श प्रदान करती है। जैसे ही मेरे जीवन रूपी वीणा के सांस रूपी दो तारों को अपना स्नेहपूर्ण स्पर्श प्रदान किया, वैसे ही क्या हुआ? अगली पंक्ति कहती है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इसका अर्थ क्या है कि वैसे ही मेरे हृदय तंत्री में मधुर भाव रूपी संगीत उत्पन्न होने लगा। वैसे ही मेरे हृदय तंत्री में मधुर भाव रूपी संगीत उत्पन्न होने लगा, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण जीवन हर्ष, उल्लास और रोमांच से आप्लावित हो गया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जीवन हर्ष, उल्लास और रोमांच से आप्लावित हो गया। ये जो हमारा पूरा पद्यांश है, प्रथम पद्यांश, इसको देखें कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इसका अभी हमने अर्थ देखा, अब हम देखेंगे बेटा इसका 2 नंबर का प्रश्न आता है भाव सौंदर्य का, और 2 नंबर का प्रश्न आता है शिल्प सौंदर्य का। शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को मिलाकर हम कहते हैं काव्य सौंदर्य। तो अब हम देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में पहला पक्ष होता है हमारा भाव पक्ष, जिसको हम कहते हैं भाव सौंदर्य या भावार्थ या भाव पक्ष। तो वहां वो पूछेगा इसका भावार्थ बताइए या भाव सौंदर्य लिखिए, तो आपको भावार्थ लिखना होगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा ये, किसी भी पद्यांश से, बुक में से कोई भी पद्यांश ले सकता है। तो प्रत्येक पद्यांश का भावार्थ हम यहां लिख रहे हैं। तो भावार्थ ये क्या है? 2 नंबर का है बेटा, ये भावार्थ 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसको देखेंगे, वो पूछेगा कि 2 नंबर में ये आपको पद्यांश दे देगा कि इसके भावार्थ लिखिए या इसका भाव सौंदर्य लिखिए। तो भाव सौंदर्य मतलब भावार्थ, भाव सौंदर्य मतलब भावार्थ लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका भावार्थ क्या कह रहा है, क्या भाव कह रहा है इसमें कि चयनित काव्यांश में हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या किया है? अपने जीवन को प्रियतमा के विरह के कारण भार स्वरूप मानने के बावजूद अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने साथ ही दिवंगता प्रियतमा के पावन प्रेम और छुअन के पावन एहसास से जीवन के रोमांचित होने का भाव व्यक्त किया है। रोमांचित होने का भाव व्यक्त किया है, यह इसका भावार्थ है। एक बार दोबारा देख लेंगे हम इस भावार्थ को। चयनित काव्यांश में हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन को प्रियतमा के विरह के कारण भार स्वरूप मानने के बावजूद अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने के साथ ही दिवंगता प्रियतमा के पावन प्रेम और पावन छुअन के पावन एहसास से जीवन के रोमांचित होने के भाव को व्यक्त किया है। अब इस काव्य सौंदर्य का ही एक दूसरा पक्ष होता है बेटा शिल्प सौंदर्य। तो इन्हीं पंक्तियों को मैं दोबारा बोल देता हूं। कौन सी पंक्ति है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। इसका उसी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है शिल्प सौंदर्य का या कला पक्ष का, जिसको हम कला सौंदर्य कहते हैं, भाषा सौष्ठव कहते हैं, शिल्प सौंदर्य कहते हैं। तो भाषा सौष्ठव हम यहां पर देखते हैं, इसको शिल्प सौंदर्य भी कहा जाता है, कला सौंदर्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ये भी 2 नंबर का आएगा, 2 अंक का आएगा। शिल्प सौंदर्य पंक्ति दे देगा और इसका शिल्प सौंदर्य बताइए, तो 2 अंक का आएगा। तो इसका शिल्प सौंदर्य देखें, पहला बिंदु हमारा देखें कि उपयुक्त काव्यांश में आत्मकथात्मक शैली है। क्या है? आत्मकथात्मक शैली है। प्रवाहमयी एवं तुकांत भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? प्रवाहमयी है, कहीं भी रुकावट नहीं है, और तुकांत, अंत में क्या मिल रही है? तुक मिलती है ना, फिरता हूं फिरता हूं फिरता हूं। तो तुकांत भाषा का प्रयोग किया गया है।
अगला इसमें क्या कह रहा है कि तत्सम प्रधान खड़ी बोली, जो भाषा कैसी है, तत्सम शब्दावली युक्त है, तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। भाषा में क्या है, तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली का यह हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अगला हमारा बिंदु है कि काव्यांश में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। छंद कैसा है, मुक्तक है। काव्यांश में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मुक्तक छंद, इसका कोई न वार्णिक है न मात्रिक है। ये इसको अंग्रेजी में सोनेट छंद कहते हैं, उर्दू में रुबाई कहते हैं, और हमारे यहां हिंदी में इसको मुक्तक कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है रुबाई छंद की या सोनेट की, देखिए इसमें कि पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तो क्या मिलती है, तुक मिलती है, फिरता हूं फिरता हूं फिरता हूं, और इसकी तीसरी लाइन सबसे अलग होती है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस मुक्तक छंद में जो लिखा है, तो यह मुक्तक छंद किसकी, अंग्रेजी के सोनेट छंद का, सोनेट छंद का हिंदी में रूपांतरण है। ठीक है, तो अगले उसमें देखें, अगला बिंदु कह रहा है कि काव्य लयात्मक व गीतात्मक है। कैसा है, लयात्मक, इसमें लय है, गीतात्मक आप इसको गा सकते हैं, गीत है एक तरह से, तो इसमें लयात्मक व गीतात्मक है। अब हम बात करते हैं इसके अलंकारों की। जग जीवन में जब वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है बेटा। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और आलोच्य काव्यांश में श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रस कौन सा है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, तो श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति देखें, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसका अर्थ है, इसका अर्थ देखते हम, इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए मदमस्त रहता हूं। कैसा रहता हूं, मदमस्त रहता हूं, अर्थात मैं अपनी दिवंगता पत्नी और इस संसार के प्राणी मात्र के प्रति प्रेम के भाव से सदैव परिपूर्ण होने के कारण प्रेम की मस्ती में मदमस्त रहता हूं। इस कारण संसार में मेरे विषय में क्या सोचता है, संसार मेरे विषय में क्या सोचता है, इस ओर से क्या अवधारणा रखता है, क्या सोचता है, इस तरफ से मैं पूर्णतः निश्चिंत रहता हूं। अगली हमारी काव्य पंक्ति है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पहले जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इसका क्या अर्थ है बच्चों, कवि बता रहा है इस संसार की प्रकृति के बारे में व्यंग्यबाण कर रहा है, संसार पर व्यंग करते हुए कह रहा है, क्योंकि इस संसार की तो यह प्रवृत्ति है, यह आदत है कि वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और यश प्रदान करता है, या प्रसिद्धि, यश प्रसिद्धि प्रदान करता है। कौन से लोगों को, जो उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं, जो उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं। लेकिन कवि कह रहा है भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं किसी की खुशामद नहीं करता, मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता, मैं चापलूसी नहीं करता, मैं अपनी रचनाओं में संसार में घटित यथार्थ का वर्णन करता हूं। जो भी मुझे दिखाई देता है, जो वास्तविकता में होता है, मैं किसी को खुश लिखने के लिए नहीं लिखता, मुझे जो दिखाई देता है, जो मैं महसूस करता हूं, उसे ही अपनी रचनाओं में लिख देता हूं। जो संसार में घटित यथार्थ है ना, उसी का वर्णन मैं करता हूं अपनी रचनाओं में, किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता। यहां पर अगला हम इसका देखें, चारों पंक्तियों को हम यहां पर एक साथ देख लेंगे।
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। यहां पर इसका हम क्या देखते हैं? काव्य सौंदर्य। मैंने आपको बताया काव्य सौंदर्य से रिलेटेड दो नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो पहले देख लेते हैं भावार्थ, भाव सौंदर्य। भावार्थ क्या कहता है इसका कि आलोच्य काव्यांश में, ऐसे लिखना है बेटा, आपको ऐसे ही लिखना है, आलोच्य काव्यांश में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के सेतु कवि, सेतु कवि यानी प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को जोड़ने वाले सेतु कवि, क्या नाम है कवि का, एवं हालावाद के प्रवर्तक कवि, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं के जीवन को प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से परिपूर्ण बताते हुए संसार के प्रति अपनी निश्चिंतता एवं संसार की खुशामद पसंद नीति पर कटाक्ष करते हुए अपने द्वारा यथार्थ वर्णन करने एवं बेफिक्री के भाव को अभिव्यक्त किया है। यह इसका भावार्थ हो गया, भाव सौंदर्य हो गया। अब इन्हीं लाइनों का हम, इन्हीं पंक्तियों का पुनः देख लेते हैं, ठीक है। अगली लाइन इनका हम अर्थ देख लेते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। इसका अब हम क्या देख लेते हैं? इसका काव्य सौंदर्य का हमारा जो दूसरा हिस्सा है, कौन सा? भाषा सौष्ठव, या जिसको हम क्या कह देते हैं, भाषा सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, है ना, कथा शिल्प कह लेंगे एक तरह से। कथा शिल्प दूसरा है, लेकिन हम इसको यहां पर क्या कहेंगे? कला सौंदर्य कह लेंगे, शिल्प सौंदर्य कह लेंगे, ठीक है, भाषा सौष्ठव कह लेंगे। इसको विशेष भी कहते हो आप कई जगह पे, विशेष में पूरा आता है ना। तो उपर्युक्त काव्यांश में आत्मकथात्मक शैली है, जैसा हमने पहले लिखा था। इसका दूसरा बिंदु है प्रवाहमयी और तुकांत भाषा का प्रयोग किया गया है। बोलो, पहले बताया था यही पॉइंट। इसका अगला बिंदु है हमारा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। काव्यांश की भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, ठीक है। काव्यांश लयात्मक व गीतात्मक है। मैं पहले बताया ये लयात्मक और गीतात्मक है, इसमें लय भी है और गीत भी, यानी से गाया भी जा सका है। और स्नेह सुरा, ये जो शब्द है ना स्नेह सुरा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कौन सा होता है बेटा? जब काव्य में उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप किया जाता है, जब काव्य में उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप किया जाता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। यहां स्नेह रूपी उपमेय पर सुरा रूपी उपमान का क्या किया गया है? अभेद आरोप किया गया है। स्नेह को किसका रूप दे दिया गया है? सुरा का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है, ठीक है। आलोच्य काव्यांश में श्रृंगार रस और माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है, ठीक है।